बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जो कि प्राचीन भारत के बारे में, जो कि आज से हम पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास। जो कि इतिहास चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में आसानी से पूछता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कि आज हम बात करेंगे शुरू से, यानी फर्स्ट टॉपिक से। तो पहला नंबर दोस्तों जो कि प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है। तो कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। जबकि वही बात कीजिए दोस्तों अग्निकुंड प्राप्त हुए, तो ये लोथल कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए। अब बात करते हैं दोस्तों घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये आपको सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं, जो कि आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में आसानी से बहुत बार पूछा हुआ है और मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। अब बात कीजिए दोस्तों सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो मोहनजोदड़ो, जो इनका खोज 1922 में प्राप्त अनागार से हुआ है। अब दोस्तों बात की जाए चौथा नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। अब बात कीजिए दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब बात कीजिए दोस्तों नर्तकी की कान से मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो क्या है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो है। कोई भी अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो क्या है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित को मोहनजोदड़ो कहते हैं। अब दोस्तों बात कीजिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। जी हाँ दोस्तों। अब बात कीजिए दोस्तों मेसोपोटामिया, जो कि इनका पहले का नाम है इराक का, जिनका अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि। तो यानी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया आपके सवाल के लिए, जो कि मेसोपोटामिया का अर्थ है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। अब बात कीजिए दोस्तों, ये आपको पहला टॉपिक में ही नहीं था वीवीआई क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता का काल है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता का निर्माता यानी संस्थापक यानी फाउंडर कौन है। तो आर्य है वैदिक सभ्यता का निर्माता। अब बात कीजिए दोस्तों आर्यों की जानकारी कहाँ मिलती है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्यों की जानकारी दोस्तों मिलती है ऋग्वेद में। जी हाँ दोस्तों। अब बात कीजिए दोस्तों ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित दोस्तों बिना शादी ब्याह के, तो महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो आमाजू कहा जाता था। आर्य भारत है 1500 ईसा पूर्व से पहले। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे तो ये पूछा नहीं चाहता, फिर भी बहुत जगह पूछ ही लेता है। आर्य भारत में आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। अब पहले दोस्तों अब बता दें, आर्य पहले बसे थे दोस्तों पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य पहले बसे थे। अब बात कीजिए दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान है दोस्तों मध्य एशिया। अब बात कीजिए दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों पशुपालन और कृषि थी, आर्यों की मुख्य व्यवसाय। जबकि आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। और पेय पदार्थ यानी क्या पीते थे, तो सोमरस पीते थे, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के सीजीएल में ये आपको क्वेश्चन आया ही हुआ है। आप उठाकर देख लेना आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ क्या थी। तो पेय पदार्थ दोस्तों सोमरस है। अब बात कीजिए दोस्तों आर्यों की प्रिय पशु या देवता कौन थे, तो घोड़ा या इंद्र। जबकि बात कीजिए दोस्तों आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों, क्रमशः 4 और 6 वेदों और वेदांग की संख्या है। उसके बाद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, जिनमें ऋग्वेद में सूक्त है दोस्तों 1028, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। अब बात कीजिए दोस्तों ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ऋग्वेद के संकलन करता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं होत्रु। जी हाँ दोस्तों। अब बात कीजिए दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। अब बात कीजिए दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरस्वती नदी है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कीजिए दोस्तों ऋग्वेद में गंगा जमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में गंगा जमुना का उल्लेख 113 बार हुआ है। वहीं बात कीजिए दोस्तों अभी ऋग्वेद टॉपिक चल रहा है,
इसमें ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र भगवान। जी हाँ दोस्तों, जिनको हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। अब बात कीजिए दोस्तों, गायत्री मंत्र क्या है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार दोस्तों विश्वामित्र है, गायत्री मंत्र के रचनाकार। अब बात कीजिए दोस्तों, गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता और सावित्री को। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप करने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखकर आप MCQ के तौर पे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात कीजिए दोस्तों, दशरथ युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अब बात कीजिए दोस्तों, जो कि दशरथ युद्ध किसके युद्ध में किसके द्वारा लड़ा गया? तो दशरथ युद्ध दोस्तों परुशनी यानी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था दोस्तों दशरथ युद्ध। अब बात कीजिए दोस्तों, 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है, तो 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है रिवोलू। अब बात कीजिए दोस्तों, सेम देवताओं को समर्पित मंडल है, 9वां मंडल सेम देवताओं को समर्पित है। अब बात कीजिए दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे बड़ा निर्मित मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा निर्मित मंडल दोस्तों 10वां है, जबकि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। अब उसके बाद बात कीजिए दोस्तों, वैदिक काल में किस जानवरों को अगण्य यानी अगण्य का अर्थ होता है दोस्तों न मारे जाने वाला योग्य माना गया है? तो गाय को दोस्तों ऋग्वेद में यानी बहुत दिनों से चलता आ रहा है, यानी गाय को नहीं मारना है। अब बात कीजिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? तो सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। अब बात कीजिए दोस्तों, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति। और उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में बटा था, कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह दोस्तों हर दिन नए नए वीडियो यानी हर दिन नए नए MCQ जी के लेटेस्ट क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।